अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तजम्मुल हुसैन एक बार फिर आपके सामने। दोबारा आने की वजह ये थी कि कुछ आप लोगों के कुछ सवालात थे जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो सवालात ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से सवाल हैं, लेकिन ये अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो उन सवालों के जवाब आज मैं लेकर आया हूँ। आना हमें इसलिए था, दूसरी वीडियो जो हमने सोची थी वो ये सोची थी कि हम आपको ग्लूटेन फ्री बेकिंग फ्लोर बनाना सिखाएंगे, जिसके ज़रिए आप ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड जो होती है, सैंडविच ब्रेड, वो भी बना सकते हैं और केक वगैरह भी बना सकते हैं। केक की रेसिपी ऑलरेडी हम एक दफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ चावल का आटा था, और अब जो हम बना रहे हैं वह प्रॉपर एक गंदम के जायके वाली डबल रोटी होगी, जो कि आप बना सकेंगे अपने घर में। तो जनाब, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी ग्लूटेन फ्री बेकिंग फ्लोर पर ही इंशाल्लाह ताला होगी। अब पहली वीडियो में हमने आपको जो चीज़ें बताई थी, जो आटे के जो हमने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात लोगों ने इनबॉक्स भी किया, हमें मैसेंजर पे भी भिजवाया, और फेसबुक पे भी कमेंट्स में लोगों ने सवाल पूछे हैं। और वो सवाल कुछ इस तरह के हैं कि कोई ये चाह रहा है कि हम कॉर्न फ्लोर की जगह पे हम अरारोट यूज़ कर लें तो क्या होगा, और कोई ये पूछ रहा है कि जी आपने इतना बारीक आटा कहाँ से पिसवाया। तो ये छोटे छोटे से सवालों जवाब थे। और कुछ लोग सब्स्टिट्यूट पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं बेसन इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि कुछ लोगों को बेसन से भी प्रॉब्लम होता है, तो वो कह रहे हैं अगर मैं बेसन इस्तेमाल ना करूं तो मैं उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर लूं। तो ये वो चेंजेस चाह रहे हैं। एक साहब ने मुझे इनबॉक्स में ये सवाल और ये एक तरीके से ऑब्जेक्शन भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी आप इसको ही क्यों ग्लूटेन फ्री फ्लोर कह रहे हैं। ग्लूटेन फ्री फ्लोर तो किसी भी चीज़ के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। मैं चावल के आटे के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं चावल के आटे में अलसी का आटा मिला के आराम से रोटी बना लेता हूँ। तो मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, ऐसा होता है। देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 अनाज ऐसे हैं जिनमें ग्लूटेन पाई जाती है, और वो 3 अनाज हैं। सबसे पहले तो वीट आ गई, गंदम। दूसरा अनाज जो है वो है जौ, और तीसरा अनाज है राई। जो राई मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, वैसे उर्दू में जो है ये गंदम की एक किस्म है जिसको सियाह गंदम भी कहते हैं, और ये गंदम की घटिया किस्म समझ लें, क्योंकि इसके अंदर, इस गंदम में जो छिलका इसका होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और जो अंदर जो खाने वाली चीज़ है, जो मीठी चीज़ होती है इसका गिरी, वो कम होती है थोड़ी, तो इसलिए इसको घटिया गंदम भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको राई कहते हैं। लेकिन बहरहाल इसके फ़ायदे हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सीलिएक पेशेंट को ये भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी ग्लूटेन पाई जाती है। ये 3 अनाज ऐसे हैं जिनमें ग्लूटेन 100% पाई जाती है, और जिनको सीलिएक पेशेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा एक चौथा मशकूक अनाज भी है। वो चौथा मशकूक अनाज जो है वो है ओट, और ये अनाज जो है जिसको हम जई भी कहते हैं, ये इसमें वैसे ग्लूटेन होती नहीं है, लेकिन ये मशकूक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो गंदम के साथ ही पैदा किया जाता है। इसके खेत जो होते हैं हमेशा गंदम के साथ ही लगाए जाते हैं। ये तो उसमें ये होता है कि जब ये इनकी कटाई होती है इस फसल की, तो उसमें बहुत सारे सिट्टे या बहुत सारे जो खोशे जिसको कहते हैं उर्दू में, वो गंदम के भी शामिल हो जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत ज़्यादा इसमें शक होता है। तो इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ओट्स भी मना करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो लेकिन ये है कि होता ये जई जो है ये है ग्लूटेन फ्री। इसके अलावा जितने भी आटे हैं, आप बेसन को ले लें, जो मतलब चने की दाल का आटा जिसको समझ लें, आप बेसन ले लें, या आप चावल का आटा ले लें, बाजरे का ले लें, आप किसी भी चीज़ का आटा ले लेंगे वो ग्लूटेन फ्री ही होगा। तो अब उस आटे के अंदर मसला ये है कि वो आटा ज़ाहिर है कि वो उस एक अनाज का ही जायका लिए हुए होगा। अगर आप चावल के आटे के अंदर कोई चीज़ मिला के उसको इस्तेमाल करते हैं
बेशक वो फूल भी रही है रोटी, बेशक वो नरम भी रोटी बन रही है, लेकिन वो उसका जायका जो है वो चावल की तरह का ही होगा। तो हमने जो ये आटा बनाया था उसके लिए मैंने शुरू में ही कह दिया था, पिछली वीडियो को अगर आप देखें तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बिल्कुल गंदुम जैसी रोटी। गंदुम जैसी रोटी से मुराद ये है कि गंदुम जैसा फ्लेवर लिए हुए रोटी है ये, और इसका जो बिहेवियर है वो भी गंदुम के आटे की तरह का है। बिहेवियर से मेरी मुराद ये है कि जो ख़वातीन इस आटे को गूंथती हैं या पकाती हैं उनको बिल्कुल वही बिहेवियर मिलेगा जो कि गंदम के आटे का मिलता है। मतलब ये कि वो हाथों पे चिपकेगा नहीं बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से दूसरे आटे जो है वो चिपक जाते हैं। अगर ग्लूटीन फ्री फ्लोर के अंदर ज़ैंथन गम ज़्यादा मिला हुआ है तो उसको लोग कहते हैं इसको गूंदना बहुत मसला है, इसको बेलना बहुत ज़्यादा मसला है। कुछ लोग पॉलीथीन नीचे रखते हैं, एक अजीब अजाब है ये इसको बनाना, ग्लूटीन फ्री फ्लोर वाली रोटी को बनाना। तो लोग कहते हैं इसको गूंदना बहुत मसला है। तो हमने उन मसलों का हल निकाला था और यही आपको बताना चाहा था कि ये आटा जो है आपको गंदम जैसा बिहेवियर भी देगा, गंदम जैसा जायका भी देगा। तो इसीलिए जो ना इसमें ये 6 आइटम जो हमने मिलाए थे वो यही थे, 6 आटे जो हमने मिलाए थे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके अंदर जो चाहे मिला लें। अब इन 6 आटों में 6 फ्लोर ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ लोगों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। किसी ने कहा कि जी मुझे कॉर्नफ्लोर से मसला है, तो आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे अरारोट यूज़ कर लें। अरारोट क्या चीज़ है? अरारोट भी एक जड़ है। जिस तरीके से सागुदाने के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सागुदाना जो है कसावा से तैयार किया जाता है, कसावा शकरकंदी की तरह का एक जड़ है। तो इसी तरह से आपने बचपन में पोएम पढ़ी होगी, अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी उर्दू में, आलू कचालू कहाँ गए थे, कुत्ते की झोपड़ी में सो रहे थे। तो ये वाली जो इसमें आलू और कचालू का जो लफ्ज़ है, जो कचालू है बेसिकली ये भी एक जड़ है, अरवी की तरह की जड़ है। अरवी को हम क्या कहते हैं? टारो रूट इंग्लिश में। इसी तरीके से एक और जड़ है जिसको हम अरारोट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एरो कहलाती है। वो जो तीर वाला एरो, वही स्पेलिंग है एरो रूट। तो एरो रूट जो है इसका जो पाउडर है उसको अरारोट पाउडर कहते हैं। और यही अरारोट जो है आप देखें कपड़े के कलफ पे भी लगाया जाता है, कलफ के तौर पर यूज़ किया जाता है। और कुछ लोग जो है वो दूध वाले मिलावट के लिए यूज़ करते हैं, दूध को थोड़ा बहुत गाढ़ा करने के लिए। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, कुछ चीटिंग भी लोग करते हैं अरारोट के ही ज़रिए। दूध वाले स्पेशली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आँखों से मिलाते हुए देखा है अरारोट को, तो लोग ये काम करते हैं। तो ये अरारोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह पे। दूसरा सवाल जो आया है वो आया है कि जी इतना बारीक आटा हम कहाँ से पिसवाएं। एक खातून ने सवाल किया कि जी इतना मुझे कहीं पे इस तरह की कोई चक्की नज़र नहीं आई जो इन सब चीज़ों को पीस सके। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आप इस तरह के आटे 2 जगह से पिसवा सकती हैं। आप कभी भी इसको रेगुलर चक्की से ना पिसवाएं। रेगुलर चक्की से पिसवाने का मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि वहाँ पर गंदम का आटा भी पीसा जाता है, वहाँ पे बाजू का जौ का आटा भी पीसा जाता है। तो ये क्रॉस कंटिमिनेशन होने का बहुत ज़्यादा मसला होता है इसमें। अब इसमें क्या है कि वही जो लोग गंदम का आटा पीस रहे होते हैं वही लोग बेसन भी निकाल रहे होते हैं, बेसन भी उसी चक्की में वो पीस रहे होते हैं। तो और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप अगर वहाँ से बेसन ले रहे हैं, कोशिश तो ये करें कि वहाँ से बेसन भी ना लें, लेकिन अगर वहाँ से ले रहे हैं तो उसको अपनी आँखों के सामने निकलवाएं और ऐसा बेसन निकलवाएं कि जिसमें कम से कम शुरू का 1 किलो बेसन अलग हो जाए, उसके बाद वाला बेसन आप लें। वो 1 किलो बेसन जो शुरू में निकल गया है उसके अंदर यकीनन गंदम के पार्टिकल शामिल होंगे। इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि आप चक्की के चक्कर में ना पड़ें और आपको अगर किसी पे एतबार नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो हैं एक साहब ऐसे जो कि बहुत ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पे आप हर किसी पे एतबार नहीं कर सकते चक्की वाले पे, क्योंकि हो सकता है कि वो चक्की वाला भी आपको यकीन दहानी करा दे कि जी ये बाद वाला आटा है या बाद वाला बेसन है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। बाज़ औक़ात उनके कपड़ों पर भी गंदम का आटा लगा हुआ होता है। तो इसलिए अगर आपको एतबार नहीं है तो इसका थोड़ा सा महंगा हल वो ये है कि आप एक छोटी चक्की मिलती है नॉर्मल मार्केट में, जहाँ पे ग्राइंडर वगैरह हैं, वहाँ पर ही जहाँ पे ब्लेंडर ग्राइंडर मिलते हैं वेस्ट पॉइंट के, और अच्छी कंपनीज़ के भी हैं, ब्लैक एंड डेगर का भी मैंने देखा है। तो वो चक्की भी मिलती है, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं।
तो वो थोड़ी महंगी है, उसकी मतलब मिनिमम कीमत जो है उसकी 16 से 20 हज़ार है, और महंगी जो है वो मज़ीद 40-50 हज़ार की भी मौजूद है। तो ये जो मैं 40-50 हज़ार वाली चक्की बता रहा हूँ, ये वो चक्की है जो कि आम तौर पर हकीमों की दुकानों पे नज़र आएगी, पंसारी की दुकान पे नज़र आएगी। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी दवाएं उसमें पीसते हैं। कोई सिंघाड़ा पीस रहा है अंदर। अच्छा, सिंघाड़े पे मुझे याद आया कि सिंघाड़े का आटा भी ग्लूटेन फ्री है। सिंघाड़े का आटा ये वही है जो कस्टर्ड में यूज़ होता है। तो सिंघाड़ा भी इसको आप उसकी जगह पे सिंघाड़े का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह पे अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंघाड़े का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी तनासुब में यूज़ करेंगे। जितना हमने कॉर्नफ्लोर बताया था उतना ही आप वो लेंगे। तो सिंघाड़ा जो है वो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो वो पीस रहे होते हैं। आज उनमें कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि थोड़ी सी स्मेल ही होती हैं, जिनकी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। किसी की तुर्श होती है, किसी की तेज़ स्मेल होती है। जैसे मेंथोल को ले लें आप, अगर उसमें पुदीना पीसा जाएगा, सफ़ेद पुदीना अगर उसमें पीसा जाए तो जिसको हम थाइन भी कहते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें पुदीने की खुशबू आ जाएगी। तो हकीमों की दुकानों पे ये मसला होता है। उसके लिए फिर बेहतर ये होता है कि आप उनकी चक्की में पहले कुछ और चीज़ पिसवा लें। मैंने ये किया था कि मैं आधा किलो चावल अलग से ले गया था, और घर में जो यूज़ होते हैं, और मैंने कहा था कि पहले आप इसको पीसें उसमें। जब उन्होंने पीस लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने जो साबूदाना वगैरह है वो मैंने बाद में पिसवाया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि दूसरी चीज़ों में उनकी दवाओं की स्मेल नहीं आई। अच्छा, एक खातून ने ये कहा कि जी मैंने भी पिसवाए थे चक्की से, लेकिन वो ज़्यादा बारीक नहीं हुए। तो वो बारीक इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी चक्की छोटी चक्की होगी, बहुत ज़्यादा छोटी चक्की होगी। तो बेहतर यही है कि आप पहले उनसे कंफर्म कर लें कि जी मैं इसको बिल्कुल बारीक पिसवाना चाह रही हूँ, तो किसी ऐसे पंसारी से या किसी ऐसी हकीम की दुकान से उसको पिसवाएँ जिनकी चक्की थोड़ी अच्छी हो। यहाँ कराची में तो मौजूद है, लियाकताबाद के एरिया में मैं गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मतलब बड़ी से मेरी मुराद ये है कि बहुत बड़ी दुकान है। चक्की तो उनकी छोटी ही है, लेकिन वो उन्होंने 4-5 चक्कियाँ लगा रखी हैं, और वहाँ पर गंदम का कोई पिसाई नहीं होती, जौ की कोई पिसाई नहीं होती। वहाँ पर सारे पूरे तकरीबन आधे कराची के जो है वो हकीम वहाँ से ही अपनी सारी दवाएँ पिसवाते हैं। तो जिस वक्त मैं गया था वहाँ पे, तो उस वक्त वो अलसी का आटा उसमें निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी हम इस वक्त फ्लैक्सीड इसमें पीस रहे हैं। तो मैंने कहा बस सही है, फ्लैक्सीड तो खुद ग्लूटेन फ्री फ्लोर के तौर पर भी यूज़ करते हैं लोग। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चावल के आटे में फ्लैक्सीड फ्लोर मिला लेते हैं, तो वो अलसी पीस रहे थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर ये पीस रहे हैं तो उसके बाद इसके फ़ौरन बाद मेरा साबूदाना पीस दें। वो साबूदाना जब उन्होंने पीस के दिया, तो मैंने उस वक्त उनको हिदायत ये की कि आप इस साबूदाने को बिल्कुल बारीक आटे की तरह कर दीजिएगा, जैसे कॉर्न फ्लोर होता है इतना बारीक, और उन्होंने करके दिया। तो इस तरह से आप किसी ऐसी चक्की के पास जाएं। थोड़ी सी तकलीफ़ है, लेकिन ये बार बार या रोज़ाना की तकलीफ़ नहीं है। ये तकलीफ़ आपको 4-5 महीने में एक दफ़ा उठानी होगी कि आप सारी चीज़ें एक साथ पिसवा लें। उसके बाद 4-5 महीने का आटा एक साथ बना के रख सकते हैं आप। एक सवाल आया कि सीलिएक एलर्जी और ग्लूटेन एलर्जी में क्या फ़र्क है। सीलिएक में और ग्लूटेन एलर्जी में क्या फ़र्क है? तो एक चीज़ होती है जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं, और ये एक टेम्परेरी सी बीमारी है। होती ये भी वही है, वीट एलर्जी ही होती है, लेकिन ये एक टेम्परेरी बीमारी है। और सीलिएक वो है जो आप सारी ज़िंदगी के लिए आपको गंदम छोड़ना पड़ती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो फ़र्क यही है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंट होती है, और वो कौन लोग हैं जो सीलिएक के पेशेंट हैं। देखिए, एक बच्चा जब ठोस ग़िज़ा शुरू होती है उसकी, आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी आप इसको ठोस ग़िज़ा में सबसे पहले जो है खिचड़ी खिलाओ, या केला जो है वो मैश करके दे दो, पीस के दे दो चमचे से, और इस तरह की नरम ग़िज़ाएँ उनको दी जाती हैं। तो इसमें खिचड़ी जो है वो क्यों दी जाती है? खिचड़ी इसलिए दी जाती है कि एक बच्चा जो बढ़ती हुई उम्र का है, उसे गंदम हो सकता है फ़ौरी तौर पर बर्दाश्त ना हो। गंदम बहरहाल एक हैवी चीज़ है, गंदम हो सकता है उसको बर्दाश्त ना हो, तो इसलिए पहले जो है उनको खिचड़ी खिलाई जाती है। अब ये खिचड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसमें फिर बिस्किट खिलाए जाते हैं दूध में डिबो के, फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके उसको गंदम की तरफ लेकर आया जाता है। तो ये बच्चे
अगर आप देखते हैं कि शुरू में ही अगर उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि जूँ ही वो उनको लगती, आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी अक्सर कहते हैं कि जी अब तो सेरेलैक वालों ने भी जो है वो राइस का जो है वो सेरेलैक इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि आप 4 महीने की उम्र से दे सकते हैं। नॉर्मली आप बच्चों को 6 महीने की उम्र से ठोस ग़िज़ा देना शुरू करते थे, लेकिन आजकल आप 4 महीने की उम्र से ही दे सकते हैं। उसकी वजह यही है कि वो चावल का सेरेलैक है, तो राइस सेरेलैक है वो। तो ये चावल जो है हल्की ग़िज़ा है। अच्छा, ये बच्चे जो कि ग्लूटीन बर्दाश्त नहीं करते या जिनको गेहूं से फ़ौरी तौर पर पेट में दर्द होता है या उनको मोशन होने लगते हैं, तो फिर हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे इसको साबूदाना जो है वो दे दो, इसको साबूदाना जो है चमचे से खिलाओ। तो ऐसा ऐसा करके वो बच्चा जो है वो ग्लूटीन इंटॉलरेंट से सेहतयाब हो जाता था। अब ये सारी चीज़ें, अब उसके बावजूद जो है लोग इस बीमारी को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। तो जिन लोगों का कहना यह है कि जी एक नई बीमारी वजूद में आ गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नई बीमारी नहीं है, ये बहुत अरसे से है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं, हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। देखिए वो मैं किस तरह से आपको बताऊं कि जब मेरी मिसेस को ये सीलिएक डायग्नोज हुई, तो उन दिनों में, क्योंकि सीलिएक के जो अलामात हैं, सीलिएक की जो अलामात के बारे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जी इसकी अलामात क्या होती हैं। तो सीलिएक की अलामात बहुत ही ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत आम सी बीमारी समझी जाती है कि मुंह में छाले हो गए, लूज़ मोशन हो गए, वज़न कम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि, और बहुत छोटी छोटी, पेट में दर्द, सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि पेट में दर्द होता है, हल्का हल्का सा दर्द हर वक्त रहता है। तो और हाँ, गंदम की जो है स्मेल भी बुरी लगती है, गंदम की रोटी की भी स्मेल बुरी लगती है। तो ये इतनी सी बीमारियां हैं जिसको लोग नज़ाकत के ज़ुमरे में ले आते हैं कि जी ये बहुत नाजुक है और ये वो करके बात ख़त्म कर दी जाती है। लूज़ मोशन हो गए जी, चले ठीक है जी, इसको दही में ज़ीरा भून के दे दें, लूज़ मोशन ठीक हो जाएंगे, या पेडिट्रोल डॉक्टर दे देते हैं, चले जी वो ठीक हो जाएगा। ड्रिप लग गई जी, ठीक है जी, कमज़ोरी दूर हो गई। मुंह में छाले हो गए, चलो जी नौशादर यूज़ कर लें, नौशादर लगा लें अपनी ज़बान पे, या फिर फॉलिक एसिड दे देते हैं डॉक्टर, फॉलिक एसिड खाते रहें, छाले ठीक हो गए जी। लेकिन ये इतनी सी बीमारियां हैं जो बहुत हम आम उसको ले लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सी। लेकिन अगर आपको कोई छोटी सी बीमारी बार बार हो रही है, आए दिन हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा सीरियस लें। आप उसको फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि आप आखिर ऐसा क्या मसला है कि आपके साथ बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसा ज़रूरी है कि जी अगर बार बार छाले हो रहे हैं तो उसको लाजमी सीलिएक ही होगी, हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपको हो रहा है तो एक मरतबा गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक कराएं, एक मैदे के स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर एक दफ़ा चेक कराएं कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों ऐसा होता है। या फिर अगर आप अपने टेस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे तो कुछ अरसे के लिए 10-15 दिन के लिए आप गंदम की रोटी छोड़ दें और गंदम की तमाम प्रोडक्ट्स, मतलब समोसा, बिस्किट और ये इस तरह की सारी चीज़ें छोड़ के देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको गंदम से ही प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर आप समझते हैं कि जी हाँ मेरा ये सब कुछ छोड़ने से जो है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ या मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, तो आप समझ लें कि इसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, माओं का काम है, वालिदैन का काम है कि वो बच्चों की, माएँ तो हर चीज़ जानती हैं, वो समझ लेती हैं कि भाई ये बच्चा जब भी ये कोई चीज़ खाता है इस तरह की तो इसको ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी एलर्जीज़ माओं को पता होती है कि मेरा बच्चा जब भी ये चीज़ खाता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। मेरी मिसेस को डॉक्टर के कहने के मुताबिक, मेरी मिसेस को शादी से बहुत पहले से थी ये बीमारी, लेकिन कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि जब भी लूज़ मोशन होते थे तो दही खा लिया और ज़्यादा ड्रिप्स लगवा ली। ख़ुद मैंने भी शादी के बाद यही किया इनके साथ कि जब भी इनको ऐसा प्रॉब्लम होता था मैं डॉक्टर के पास ले जाता था। तो मैं हर दफ़ा इनको कहता था कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दें, लेकिन दीगर ख़वातीन की तरह, या चूँकि ये एक माँ थी तो इनको लगता था कि अगर हम डॉक्टर्स के चक्कर में पड़े तो बच्चों को पीछे कौन देखेगा, अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो बच्चों को कौन देखेगा। तो इस तरह की एंजाइटीज़ जो थी वो इनको डॉक्टर्स के पास ले जाने से मना कर दी थी। कहते नहीं मैं दही खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा अगर मसला होता था तो हम ड्रिप लगवा लिया करते थे तो वो ठीक होकर आ जाती थी। लेकिन फिर इनका वज़न बहुत तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो गया, वज़न इतना कम हो गया, हल्के पड़ गए आँखों के गिर्द और चेहरा पीला पड़ने लगा। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हुई। फिर जब एक दिन ये बेहोश हुई और बेहोश होकर गिरी तो
उस वक्त फिर मैंने इनकी बात नहीं सुनी और मैं इनको ले गया एक स्पेशलिस्ट के पास। और वो स्पेशलिस्ट खुशकिस्मती से बकौल उनके कि जी मेरा जो थीसिस था वो सीलिएक डिजीज़ पे था। उन्होंने मुझसे 14 साल, मेरी शादी को हो गए थे, उन्होंने मुझसे पूरा इंटरव्यू लिया। मैंने 14 साल का पूरा बताया कि इनके साथ मैंने शुरू से ये प्रॉब्लम देखे हैं। और तो उन्होंने मुझे शुरू में ही बता दिया कि इनको एक अनाज से एलर्जी है, लेकिन वो अनाज क्या है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप पहले टेस्ट करवा लें ताकि आपको यकीन आ जाए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता। फिर हमने टेस्ट करवाए और उस टेस्ट में ये बीमारी डायग्नोज हुई। एक नॉर्मल इंसान में ग्लूटीन की मिकदार, उसकी ब्लड में जो ग्लूटीन की मिकदार है वो 16% होनी चाहिए। 16% की बजाय मेरी मिसेस के जब टेस्ट आए तो इनको 333% इनकी ब्लड में ग्लूटीन मौजूद थी। तो अब आप सोचें कि बाकी इनके खून में क्या था, सब कुछ तो ग्लूटीन ही घेरा हुआ था। तो ये आए दिन जो है ये कभी आयरन की कमी का शिकार बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, खून की कमी का शिकार बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जब डॉक्टर ने ये बताया कि जी आपको गंदम छोड़नी होगी तो ये खुश हो गई। खुश यूँ हो गई क्योंकि ये गंदम की रोटी इनको पसंद ही नहीं आती थी। ये इनके मतलब ख़ानदान की ख़वातीन कहती थी कि तुम चावल ज़्यादा खाती हो इसलिए तुम्हारा वज़न भी नहीं बढ़ता, और गंदम में ताकत है, तुम गंदम खाया करो। लेकिन उल्टा हिसाब हो गया कि इनको गंदम से एलर्जी हुई, और जब इन्होंने गंदम छोड़ी तो इनका वज़न भी बढ़ा, और इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 15 दिन के अंदर 2 किलो वज़न इन्होंने गेन कर लिया, 4 पाउंड। और उन 15 दिनों में इन्होंने ये किया था कि इन्होंने शकरकंदी खाई ज़्यादा से ज़्यादा, आलू मतलब फ्राइज़ तल के खाए, और इसके अलावा चावल खाए, शकरकंदी की खीर बना के खा ली, बस इसी तरह की चीज़ें इन्होंने खाई। बेसनी रोटी खा ली। तो बेसनी रोटी से भी मुराद ये नहीं कि बेसनी रोटी में भी नॉर्मली गंदम का आटा बहुत से लोग मिलाते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ नहीं की। उन्होंने पकोड़े खा लिए, इस तरह की चीज़ें खाई जो कि गंदम की चीज़ें नहीं थी। तो 15 दिन के अंदर ही इनका वज़न जो है 4 पाउंड बढ़ गया, और हमें फिर महसूस हुआ कि जी ये बीमारी जो है वाकई एक बीमारी है और इसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो यही एक बुनियादी फ़र्क है सीलिएक के मरीज़ का और एक ग्लूटीन इंटॉलरेंट का। ग्लूटीन इंटॉलरेंस जिन लोगों में होती है वो रिकवरेबल है, उसको रिकवर किया जा सकता है, उसका हो सकता है कोई इलाज भी हो, लेकिन सीलिएक का इलाज नहीं है। अगर कोई आपको कहता है हम सीलिएक का भी इलाज करते हैं तो वो गलत कहता है। हो सकता है कि उसमें एलर्जी लेवल कम हो सकता है, लेकिन ये ज़ख़म जो छोटी आंत में बनता है ये ख़त्म नहीं हो सकता। और इसीलिए मेरी मिसेस को भी उन्होंने बताया कि जी आप पूरी ज़िंदगी के लिए गंदम आपको छोड़नी पड़ेगी। उसकी वजह ये थी कि छोटी आंत में कैंसर का ख़तरा था। ये डॉक्टर ने मुझे सेपरेटली ये बात बताई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मिसेस को शायद इस चीज़ से खौफ पैदा हो जाए, और हो भी गया था उनको बाद में। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि एक होती है बड़ी आंत, एक होती है छोटी आंत। तो बड़ी आंत के ज़ख़म जो है वो नॉर्मली आपको पता ही है वो अल्सर कहलाता है, मैदे का अल्सर कहलाता है बड़ी आंत का। तो लेकिन अगर छोटी आंत में कुछ हो जाए प्रॉब्लम, तो उस आदमी की सबसे पहली पहचान तो यही होती है कि उसको बार बार लूज़ मोशन होते रहते हैं। और ये जो मैं बीमारी आपको बता रहा हूँ उसकी पहचान जो है वो बहुत, उसके लिए बायोप्सी भी करानी पड़ती है। कुछ कैंसर वाले ही तकरीबन टेस्ट कराने पड़ते हैं, एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है और बायोप्सी करानी पड़ती है। मेरी मिसेस के दोनों टेस्ट नहीं हुए क्योंकि उनका ग्लूटीन का एलर्जी लेवल ही इतना ज़्यादा था कि उनके ये टेस्ट नहीं हुए। डॉक्टर ने डायरेक्ट उनको कह दिया कि भाई इनको कैंसर का भी ख़तरा मौजूद है, तो आप फौरी तौर पर इसको सीरियस लें और इसको बिल्कुल बंद कर दें गंदम को। और फिर हमने उसके फ़ायदे भी देख लिए, तो ज़ाहिर है हमने फिर उसको बंद कर दिया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं किसी की रिसर्च को या किसी के इल्म को मैं बिल्कुल भी टॉन्ट नहीं करना चाहता, ना मैं हकीमों की उसको दावों को मैं गलत कहना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि जिसका इलाज हो सकता है उस बीमारी का नाम क्या है और जिसका इलाज नहीं हो सकता उस बीमारी का नाम क्या है। अगर आपको कोई कहता है कि आप ग्लूटीन इंटॉलरेंस आपको हो गई है, कि आप ग्लूटीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं,
तो इसके सीधा साधा सा हल है कि उसको सीलिएक नहीं है, उसको ग्लूटीन से सिर्फ एलर्जी है, और वो कुछ अरसे के लिए अगर छोड़ेगा, अपना इलाज करा लेगा, तो अल्लाह करने वाला है, शिफा देने वाला है। वो हो सकता है कि वो सेहतमंद हो जाए। लेकिन अगर वो सेहतमंद नहीं हो रहा, जैसे ही वो गंदम शुरू करता है दोबारा से अगर उसको प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो जान ले कि उसको सीलिएक है और उसको सारी ज़िंदगी के लिए सीलिएक छोड़नी पड़ेगी। हमारी कुछ सादा सी ख़वातीन, सादा से मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास नॉलेज नहीं है या बहुत ज़्यादा उनका मुताला नहीं है, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे सवाल उन्होंने इनबॉक्स में किए हुए हैं जो कि टर्मिनोलॉजी से मुतालिक हैं, जो कि इस चीज़ से मुतालिक है। उनको ये नहीं पता कि ग्लूटीन क्या चीज़ है। वो कहते हैं, एक साहब ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि ग्लूटीन कौन सा अनाज का नाम है। तो मेरे भाई, ग्लूटीन एक प्रोटीन की ही एक किस्म है। ग्लूटीन आप ये जान लें कि उस ग्लूटीन की पहचान क्या है कि किस अनाज में ग्लूटीन मौजूद है। आपने देखा होगा ख़वातीन जब गंदम का आटा जब गूंथती हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक लोच सा आ जाता है, एक खिंचाव सा पैदा होता है उसके अंदर, जो आप जब पेड़ा उसको खींचते तो यूँ करके खिंचता चला आता है। तो उसको उस लोच, वो जो लोच होता है वो ग्लूटीन की वजह से होता है। और आप देखेंगे अगर आप चावल का आटा गूंदेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, बाजरे के आटे में ये चीज़ नहीं होगी, बेसन में ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन गंदम के आटे में है, जौ के आटे में भी है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ कहलाती है ग्लूटीन। जो एक लोच है उसको हम ग्लूटीन कहते हैं। ग्लूटीन की वो पहचान है, मतलब उसको नहीं कहते ग्लूटीन, लेकिन ये ग्लूटीन की पहचान है। इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि हमारी ज़िंदगियों में ग्लूटीन किस हद तक शामिल हो चुकी है, ये बहुत ही, ये मैं आम आदमी के लिए बता रहा हूँ जो सीलिएक पेशेंट हैं उनके अलावा भी। आप ये देखिए कि हमारा नाश्ता सुबह नॉर्मल ब्रेड से होता है, जो कि मैदे से बनती है। फिर उसके बाद हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ पे भी हम बर्गर खा रहे होते हैं, वो भी मैदे से बना होता है। शाम को चाय के साथ हम समोसे खा रहे होते हैं या बिस्किट खा रहे होते हैं, वो भी मैदे से बने होते हैं। और फिर उसके बाद जब हम जाते हैं रात के खाने में, कहीं दावतों में जाते हैं, वहाँ पे भी हम ताफ्तान खा रहे होते हैं, वहाँ पे भी मैदे की बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, पराठे खा रहे होते हैं, वो भी मैदे के बने हुए होते हैं। तो हर चीज़ मैदे की बनी हुई है, होल ग्रेन आटा नहीं है, चक्की वाला आटा नहीं है। हमारी ज़िंदगियों से बहुत ही कम हो चुका हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़। एक साहब ने कमेंट किया कि जी आप रिस्क से लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं। तो रिस्क उनकी नज़र में ये था कि मैं चूँकि गंदम के बारे में बात बता रहा हूँ, तो रिस्क है वो, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ना करे कि मैं किसी चीज़ से मैं मुतनफ़र करूँ, लेकिन एक चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आपको उसको छोड़ना होगा। अगर एक शुगर का पेशेंट है, उसको कई मीठी चीज़ें मना होती हैं, फ्रूट्स मना होते हैं, अनाज मना होते हैं कई, जो कि वो नहीं खा पाता। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको छोड़नी पड़ जाती हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम, जो प्योर रेशम होता है, वो मुसलमान मर्दों के लिए उसको हराम करार दिया, और उनको हम मुसलमान मर्दों को ये हिदायत की गई कि वो रेशम ना पहने, दीबाज से, रेशम से मना किया गया पहनने से। लेकिन उसके बावजूद जिनको स्किन डिजीज़ होती है, जिनको ख़ारिश होती है, उनको हुक्म दिया गया कि आप क्या कहते हैं, ये रेशम का कुर्ता पहने। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मरतबा जब ख़ारिश का मर्ज़ लाहक हुआ, जिहाद का वक्त था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रेशम पहनो। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि हराम से हलाल हो जाती है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हलाल से हराम हो जाती हैं। भाई मेरे, ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज कराना भी सुन्नत है, और अगर डॉक्टर या हकीम किसी चीज़ से परहेज़ का कहते हैं तो परहेज़ करना भी सुन्नत रसूल है। तो आप इस चीज़ को मजहबी बेस पर अगर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से खंगालें, हदीस की कुतुब खंगालें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई गैर शरई काम नहीं है। अगर आप सारी ज़िंदगी के लिए अगर आप गंदम छोड़ रहे हैं तो, और डॉक्टर के कहने पे छोड़ रहे हैं, ज़ाहिर है। और मैं आपको बताऊं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मैं कोई हकीम हूं। मैंने जितना भी मैं अब तक बात कर रहा हूं,
पिछली वीडियो में भी जो बात की और इस वीडियो में भी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। और बल्कि मैं इनकरेज करूँगा ऐसे लोगों को जो जिनके घरों में सीलिएक पेशेंट हैं, वो भी अपने तजर्बात जो है वो शेयर करें हमसे, और एक दूसरे को पता चले और लोगों को पूरी सोसाइटी में पता चले। हमारे बुज़ुर्ग क्या बल्कि पढ़े लिखे लोग भी, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि इस बीमारी तस्लीम ही नहीं करते। एक डॉक्टर के पास मैं लेके गया, जब मिसिस के, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनको घुटने की तकलीफ़ हुई थी। जब मैं घुटने की तकलीफ़ के लिए लेके गया तो डॉक्टर ने फ़ौरन, मैंने उनको बताया कि जी इनको सीलिएक डिजीज़ है तो ये गंदम की रोटी नहीं खाती। तो उसमें उन्होंने मुझे फ़ौरन कह दिया कि जी आप तो अपनी बेगम पे जुल्म कर रहे हैं, अगर आप उनको क्यों नहीं खाने दे रहे हैं गंदम। तो मुझे एक झटका सा लगा कि ये डॉक्टर हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसी स्पेशलिस्ट के कहने पर ही ये इलाज करवा रहा हूँ, परहेज़ करवा रहा हूँ, और ये मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता जितना ये खुद अपना परहेज़ करती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो जुल्म है, आपने क्यों गंदम बंद कर रखी है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये भी डॉक्टर हैं, ये भी MBBS डॉक्टर हैं, ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं बहरहाल जो शायद उन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं की या शायद उनको पता नहीं होगा, उन्होंने बहरहाल इस तरह की बात की। तो ऐसा भी होता है। कहने का मतलब ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह से बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो डॉक्टर जो है बेगम को नॉर्मलाइज़ करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हो कि कभी कभार खाने में कुछ नहीं, लेकिन भाई कभी कभार खाने से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। एक तजर्बा और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब ये बीमारी डायग्नोज हुई तकरीबन 1.5-2 साल हो गए और बेगम ने मुस्तकिल परहेज़ जारी रखा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि ख़ानदान में एक डेथ केस हुआ जिसमें हमें जाना पड़ गया फ़ौरी तौर पर। तो मैं उसी वक्त ऑफ़िस से आया था, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, हम चले गए। और चूँकि मैयत वाले घर में जो है बहुत से लोग खाना नहीं खाते, मुझे भी नहीं पसंद, तो हम लोग वहाँ से खाली पेट ही वापस आए जबकि भूख शदीद लग रही थी। हम लोगों ने रास्ते में एक होटल से कुछ चीज़ें ली खाने के लिए, जिसमें बेगम के खाने के लिए मैंने ले लिया ब्रोस्ट, सादा ब्रोस्ट, जो कि स्पाइसी ब्रोस्ट था। और ये सोच के लिया कि चूँकि इस पे जो है वो नहीं है गंदम वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो हमने साइड पे कर दिया। हमने कहा ये बाकी चीज़ खा लेंगी, फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लेंगी। वो उन्होंने खा लिया बेगम ने, हम घर पे आ गए। और दूसरे दिन फिर जाना पड़ा, दूसरे दिन भी यही हुआ, दूसरे दिन भी हम भूखे थे और दूसरे दिन भी हमने ले लिया। 2 दिन लगातार हमने वो ब्रोस्ट बेगम ने खा लिया और हमने दूसरे नॉर्मल खाने खा लिए और हम घर पे आ गए। तीसरे दिन मिसिस की तबीयत ख़राब हुई, वही मतली, वही पेट का दर्द, और उनको सारी की सारी वही सिम्टम्स हुई। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि ज़बान में भी छाले हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा कि ये यकीनन खाने पीने में यही एक नई चीज़ आई है। तो दूसरे तीसरे दिन जब मैं वहाँ होटल के पास से गुज़र रहा था तो मैं वहाँ पे उतरा और मैंने जाके होटल वाले से पूछा कि भाई आप ये ब्रोस्ट किस तरह से बनाते हैं, क्या इसमें कहीं गंदम यूज़ होती है। तो कहने लगा नहीं जी इसमें कहीं गंदम यूज़ नहीं होती। उसका कहना सही था, उसने झूठ नहीं कहा, उसने कहा जी गंदम यूज़ नहीं होती कहीं। तो मैंने कहा नहीं कहीं तो होती होगी कुछ। तो कहने लगा नहीं हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, जिस वक्त वो ये बात कर रहा था उसी वक्त उनका वर्कर जो है वो ब्रोस्ट जो है वो मैरिनेटेड ब्रोस्ट वो उठा के लेकर आया। तो मैंने देखा उन पर कुछ वाइट सा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या लगाया हुआ आपने। तो कहने लगा ये तो मैदा है, सिर्फ थोड़ा सा हम उसको खुश्क करने के लिए जो है ड्राई करने के लिए मैदा छिड़कते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा और अभी आप मुझे कह रहे थे कि इसमें हम गंदम यूज़ नहीं करते। तो कहने लगा तो ये तो मैदा है। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लोग मैदे को गंदम नहीं समझते, लोग समझते हैं कि ये मैदा गंदम नहीं है। मुझे हैरानगी हुई, मैंने कहा भाई मैदा भी गंदम से निकलता है। तो फिर उनको गलती का एहसास हुआ, कहने लगे हाँ लेकिन ये तो हम बराए नाम इस पर छिड़कते हैं, तो और ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो लोग खाते हैं। तो बहरहाल मैं उनसे बहस इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि ज़ाहिर है कि वो उन्होंने कोई दावा नहीं कर रखा था कि हम ग्लूटीन फ्री बना रहे हैं, उन्होंने कोई दावा नहीं किया था। ये एक नॉर्मल सी, एक बहुत जनरल सी प्रैक्टिस है हमारे होटल्स में कि जो ग्लूटीन फ्री डाइट्स होती हैं, जो जिनको ग्लूटीन फ्री होना चाहिए वो भी ग्लूटीन फ्री नहीं है, क्योंकि जिस ऑयल में वो ब्रोस्ट तल रहे होते हैं अपना, उसी ऑयल के अंदर वो अपनी फ्रेंच फ्राइज़ भी तल रहे होते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, हम इसको बुरा भी नहीं समझते, हम खा लेते हैं सुकून से। तो सीलिएक पेशेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो
मिसिस की जब तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद से फिर हमने बाहर से चीज़ें इस तरह की लेना बंद कर दी। तो मैं आपको ये बता दूं, इस तजर्बे को शेयर करने का मकसद भी यही है कि जो बाहर से ब्रोश, जो बिल्कुल सादा ब्रोश नज़र आ रहा है, जिंगर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंगर पे तो बहुत कुछ लगा हुआ होता है, जिंगर पे तो डबल कोटिंग हुई होती है मैदे की। तो जिंगर के अलावा भी जो सादा ब्रोस्ट है उसके अंदर भी हल्का सा मैदा होता है, आपको उससे भी बचना है। जो जितने भी सीलिएक पेशेंट हैं या जो पेरेंट्स हैं सीलिएक पेशेंट के, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो ये था जनाब हमारे सवाल जवाब का सेशन, जिसमें लोगों ने सवाल किए थे, मुख्तलिफ सवालात किए थे। अभी भी बहुत सारे सवालात रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सवालों के जवाब ज़्यादातर हम इनबॉक्स में ही दे दें, ताकि हमें बार बार वीडियो ना बनानी पड़े, क्योंकि ये एक कुकिंग चैनल है। इसमें हम चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ बताएँ आपकी आसानी के लिए। लेकिन ये सवाल वो थे जो कि बहुत ही कॉमन थे, जो बहुत सारे लोगों। अच्छा हाँ, एक खातून ने तो यहाँ तक पूछा कि GF से क्या मुराद है। हमने जल्दी में इनबॉक्स में लिख दिया कि GF फ्लोर। खातून ने कहा GF से क्या मुराद है, तो फिर हमने बताया कि जी ग्लूटीन फ्री को हम जल्दी में GF लिखते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं इसमें सीलिएक के लिए, कि GF फ्लोर भी कहा जाता है, और बहुत से लोग जो है वो मल्टीग्रेन फ्लोर भी कह देते हैं। हालांकि मल्टीग्रेन फ्लोर में तो गंदम भी शामिल हो सकती है। तो ये टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इतने सादा हैं कि उनको बहुत सारी बातों का मतलब नहीं पता। जैसे मैंने बताया कि ग्लूटीन का मतलब उनको नहीं पता था। तो बस जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके सामने लेकर आएंगे बेकिंग फ्लोर की तरकीब, और उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बेकिंग फ्लोर से अच्छी सी ब्रेड किस तरह से बनाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने, कुछ सीलिएक पेशेंट ने इस बीमारी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर रखा है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनिए। इस बीमारी को इतना ज़्यादा सर पे सवार ना करें कि ये आप पर इतनी हावी हो जाए कि आप मायूसी का शिकार हो जाएं। एक खातून ने कहा कि जी मैं ज़िंदगी से बेजार हो गई हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा इसलिए फ़ील होता है आपको, क्योंकि आप में जीने की उमंग शायद ख़त्म हो रही है, या आप ये समझने लगी है कि शायद आपकी खुशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई हैं गंदम के बग़ैर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़े से बड़े लेवल पर सोचें। जिन लोगों को शुगर होती है, 150 से ज़्यादा उनके फ्रूट्स और अनाज बंद हो जाते हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको सिर्फ एक अनाज से एलर्जी है, और आप उसके बग़ैर भी ज़िंदा रह सकती हैं। लोगों के फ्रूट्स बंद हो जाते हैं, किसी के दूध की प्रोडक्ट्स बंद हो जाती हैं। दूध की प्रोडक्ट्स पर मुझे याद आया कि एक साहब ने ये कहा कि जी आप अपने ग्लूटीन फ्री रेसिपीज़ में दूध भी शामिल कर देते हैं, ड्राई मिल्क भी शामिल कर देते हैं, तो ये तो लैक्टोज़ एलर्जी वालों के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे भाई, लैक्टोज़ एलर्जी अगर किसी को है तो लैक्टोज़ एलर्जी और सीलिएक एलर्जी, ग्लूटीन एलर्जी थोड़ी सी डिफरेंट हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सीलिएक वालों को लैक्टोज़ भी हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बीमारी है, आपको एक वक्त में 2-3 बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आप दूध की भी प्रोडक्ट ना लें, तो फिर अब उसके लिए आप कुछ और सोचें, आप उसमें फिर दूध इस्तेमाल ना करें। मैंने जो वीडियो बनाई है सिर्फ गंदम के हवाले से बनाई है, सिर्फ ग्लूटीन एलर्जी के हवाले से बनाई है। तो आप बस इसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। अगर आपको किसी और चीज़ से एलर्जी है, आप फिर डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें। तो जनाब, सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अब इनबॉक्स में ही जवाब दे दें, और उनको फेसबुक हमारा पेज जो है ग्लूटीन फ्री खाना पकाना ग्लूटीन फ्री के नाम से जो हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी कमेंट में हमसे सवालात कर सकते हैं, हम उसमें भी जवाब दे देते हैं। कोशिश हमारी यही है, लेकिन उसके बावजूद सवालात और कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हम आपको वहीं बता दें, सवालों का जवाब दे दें। लेकिन वीडियो इसलिए बना लेते हैं क्योंकि यही एक सवाल जो हमने किसी एक शख्स को बताया, हो सकता है यही सवाल 5-6 अफराद के और भी जहन में हो। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो जनाब, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक साहब हैं, मुझे नहीं पता, शायद वो कोई हकीम हैं, उन्होंने हमारी वीडियो को डिसलाइक किया।
सर आंखों पर जनाब आपने डिसलाइक किया, कोई मसला नहीं, आपको पसंद नहीं आई या हमारा मशवरा पसंद नहीं आया या आपको लगा कि शायद हम आपकी दुकान बंद करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने डिसलाइक किया तो हमें एतराज़ ज़रूर बताएं कि आपके डिसलाइक करने की वजह क्या थी। अगर आपको पसंद नहीं आई, मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, मेरी बातें पसंद नहीं आई तो ज़रूर बताएं और फिर हम आपको सेटिस्फाइड इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें। खुश रहिए और अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको हर बीमारी से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह।